हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम ऑफ स्टडी चैनल। मेरा नाम आकिब जावेद है। आई एम अ ट्यूटर एंड अ पब्लिश्ड ऑथर। और गाइज, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाली जो इंग्लिश होती है, जो कि बहुत यूज़फुल है आप लोगों के लिए। गाइज, आपने देख ही चुका होगा कि एनटीपीसी रेलवे का जो है एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट और सेकेंड फेज़ की उसकी डेट्स आ चुकी हैं। आगे एमपीपीएससी लाइंड अप है, एमएचएआईबी का एग्ज़ाम है। तो 2021 में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आपको देने हैं और लगभग सभी में इंग्लिश जो है वो पूछी जाती है। तो इससे पहले मैंने बेसिक ग्रामर जो है वो काफ़ी कंप्लीट कर दी है। हम अब उसके एप्लीकेशंस पर आ गए हैं। स्पॉटिंग एरर्स के भी 2 वीडियोस आ चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ स्पॉटिंग एरर्स, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ रूल्स और पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, जिससे आप स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं शुरू करता हूँ। आज का जो हमारा पहला रूल है स्टूडेंट्स, वो है कि फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, इनका यूज़ कैसे करते हैं इंग्लिश में और इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू आपने कई क्वेश्चंस में देखा होगा, सेंटेंसेस में पढ़ा होगा। अब जो ये वर्ड है फ्यू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट मैनी। नॉट मैनी मतलब मैनी का नेगेटिव वर्जन। मैनी मतलब बहुत सारा, नॉट मैनी मतलब कम। तो फ्यू का मतलब होता है कम, यानी कि थोड़ा, जो कि एक नेगेटिव सेंस में होता है। फिर आता है अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब होता है सम एटलीस्ट, यानी थोड़ा बहुत। और ये अपोजिट वर्ड है किसका? नन का। नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं है, और अ फ्यू का मतलब थोड़ा कुछ है, वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। देन आता है द फ्यू। द फ्यू का मतलब जो कुछ भी बचा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको हम कैसे लिखेंगे? द फ्यू से लिखेंगे। अब हम फटाफट इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सेंटेंस देखिए, अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। अब सबसे पहले तो अब चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हम इसके एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं, तो आपकी नज़र तुरंत यहाँ चली गई होगी। लेकिन जब आप सेंटेंस को पढ़ें ना, तो सबसे पहले देखें कि उसका मीनिंग क्या है, किस सेंस में बात हो रही है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। अब गाइज, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको जैसे पहले ही बोल चुका हूँ। जितना ज़्यादा आप रीडिंग हैबिट्स डेवलप करेंगे, जितना ज़्यादा अलग अलग नॉवेल्स या न्यूज़पेपर्स इंग्लिश के पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। अब जैसे कि ये जो सेंटेंस है, अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, इसका मतलब क्या है कि कुछ ही लोग होते हैं जो गलतियां नहीं करते, या अच्छे लोग जो दूध के धुले होते हैं, इस तरीके का इसका सेंस है कि कुछ ही लोग होते हैं जो गलतियां नहीं करते, बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो एक ही नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है, किसी के ऊपर सटायरिकली बोली गई बात है, कटाक्ष किया गया है कि कुछ ही लोग होते हैं जो भी गलतियां नहीं करते। तो इसमें अब मैंने आपको बताया अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। इसका मतलब होता है थोड़े बहुत लोग जो हैं वो गलतियां नहीं करते, जो कि इसमें ठीक नहीं लग रहा। इसमें क्या आना चाहिए? अच्छा, अब इसको एक तरीका और है। अ फ्यू की जगह अगर हम नॉट मैनी रखें, नॉट मैनी मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, तो बिल्कुल सही लग रहा है। तो नॉट मैनी की जगह हम क्या लिखते हैं? फ्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर अ फ्यू नहीं आकर सिर्फ फ्यू आएगा, ये हट जाएगा यहाँ पे। ये उसमें एरर थी, यानी कि ये जो है ये वाला एरर है यहाँ पे। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं स्टूडेंट्स, फ्यू बॉयज विल पास द एग्जाम। अब इसका सेंस समझने की कोशिश करें कि कहना क्या चाह रहे हैं कि कुछ लड़के जो हैं वो एग्ज़ाम पास कर लेंगे। यानी एक होपफुलनेस है इस सेंटेंस में, एक ऑप्टिमिज्म है, यानी पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है। तो अब इसमें लिखा है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बॉयज़ विल पास द एग्ज़ाम। अब अगर फ्यू लगाएंगे तो ये बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो क्या इसमें फ्यू आएगा? नहीं, इसमें आएगा अ फ्यू, ताकि उसका मतलब ये मैंने कि सम बॉयज़ एटलीस्ट विल पास द एग्ज़ाम, क्योंकि अ फ्यू का मतलब होता है सम एटलीस्ट। तो यहाँ पर जो है एरर है, यहाँ पर अ फ्यू आएगा, अ फ्यू बॉयज़ विल पास द एग्ज़ाम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस का सेंस समझने की कोशिश करना है। उसके बाद
यू कैन ईजिली टेक आउट द एरर। अब ये सेंटेंस देखिए, आई हैव ऑलरेडी रेड अ फ्यू बुक्स दैट आर ऑन द बुक शेल्फ। इस सेंटेंस का मतलब समझेंगे कि मैं पहले ही वो सारी किताबें पढ़ चुका हूँ जो मेरे बुक शेल्फ पर थी, जो बुक शेल्फ पर रखी थी, या जो भी किताबें बुक शेल्फ पर रखी थी वो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो जो भी किताबें, यानी कि वॉट एवर देयर इज़, ये वाला सेंस आ रहा है। वॉट एवर देयर इज़, जो भी किताबें थी वो मैं पढ़ चुका हूँ। तो जो भी किताबें का जो सेंस है वॉट एवर देयर इज़ का, वो काय में आता है, द फ्यू में आता है। तो यहाँ पर अपन आ फ्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द फ्यू। तो ये सब चीज़ें जब आप सेंटेंस का सेंस पकड़ लेते हो तब आपको समझ में आती हैं। मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप पढ़ते होंगे इंग्लिश की किताबें या न्यूज़पेपर वगैरह, तो आपको सेंस समझ में आ जाएगा। और नहीं तो आपको ये तो याद रखना ही है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये नेगेटिव सेंस का, नॉट मैनी इसका मतलब, अ फ्यू मतलब एटलीस्ट सम, एंड द फ्यू मतलब वट एवर देयर इज। स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा यूज़ है, कुछ वर्ड्स जैसे कि फ्यू, द फ्यू एंड अ फ्यू था, वैसे ही होता है लिटिल, ए लिटिल, लिटिल एंड दे लिटिल। अब आप बोलेंगे सर फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू था, तो फिर ये लिटिल, द लिटिल एंड ए लिटिल की क्या ज़रूरत है? तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इंग्लिश में पहले से ही मौजूद हैं ये चीज़ें। मुझे नहीं पता क्यों ये दो बार एक ही तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। खैर, अब हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आने ही है इनसे, तो पढ़ना तो हमें है ही। होता लगभग सेम ही है। लिटिल का क्या मतलब होता है यहाँ पर? हार्डली एनी, यानी मुश्किल से कोई चीज़ बची हो। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि यार तेरे पास यार पैसे रखे हैं क्या, मुझे चाहिए। तो मैंने किसी को यार मुश्किल ही है मेरे पास पैसा, तो उसका मतलब है कि लिटिल, मेरे पास आई हैव लिटिल मनी, ये मैं कह दूंगा। दूसरा आता है ए लिटिल, इसका मतलब होता है सम या नॉट मच। जैसे वहाँ पर फ्यू, अ फ्यू जो था उसका क्या मतलब था? नॉट मैनी। वहाँ पर तो यहाँ पर ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जो ज़्यादा नहीं। फिर आता है द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है जितना भी बचा हुआ, जितनी भी चीज़ आपके पास है वो द लिटिल। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स बता देता हूँ आपको, ताकि जल्दी से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल के। अब पहला एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। यानी कि इमेजिन कीजिए कोई ऐसा ही, क्या है ये, कोई डॉक्टर कह रहा है कि अब इनके बचने की बहुत कम उम्मीद बची हुई है, बहुत कम उम्मीद है। यानी कि लिटिल का मतलब क्या था? हार्डली एनी, देयर इज हार्डली एनी होप रिमेन फॉर हिज रिकवरी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो जब इसे हार्डली एनी से रिप्लेस किया जा सकता है, तो लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी। ए लिटिल का मतलब क्या होता है? सम। तो यहाँ पर ए लिटिल नहीं आएगा, ये एरर है इसमें। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, देयर इज हार्डली एनी होप ऑफ हिज रिकवरी। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखें, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ी नॉलेज यानी कम नॉलेज जो है वो ख़तरनाक होती है। तो थोड़ा का मतलब जो होता है, लिटिल का मतलब तो होता है हार्डली एनी, यानी ना के बराबर नॉलेज। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, थोड़ी नॉलेज यानी अधूरी, यानी कुछ तो नॉलेज है। तो यहाँ पर लिटिल की जगह क्या आएगा? सम नॉलेज या ए लिटिल नॉलेज, या नॉट मच नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब यहाँ देखिए, अ लिटिल मिल्क मे बी यूज फॉर द पेशेंट। अब इसको अगर हम हिंदी में बोलें कि जितना भी दूध बचा है वो किसी पेशेंट के काम आ सकता है, तो जितना भी बचा है इसका क्या मतलब होता है? जितना भी बचा मतलब द लिटिल मिल्क मे बी यूज फॉर द पेशेंट। सम मिल्क मे बी यूज फॉर द पेशेंट अभी इस सेंस में नहीं आएगा, क्या आएगा? द लिटिल। ठीक है, यह इसको इस एग्जाम्पल में, चलिए ठीक है, ए लिटिल भी आप लोगों को सही लग रहा होगा, तो मैं द लिटिल यूज़ करने के लिए इसको थोड़ा सा
इसको थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं। द लिटिल अगर हमें यूज करना है तो यहां पर ऐसा कर लें, द लिटिल मिल्क दैट रिमेन्स, यानी जितना भी दूध बचा हुआ है, अब ये सही हो जाएगा। द लिटिल मिल्क दैट रिमेन्स मे बी यूज्ड फॉर द पेशेंट। ठीक है, तो जितना भी बचा हुआ, ये वाली मीनिंग जब आएगी तब आपको क्या लगाना है, द लिटिल लगाना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और भी एग्जाम्पल्स ढूंढिए, अपने मन से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, बेहतरीन आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। द लिटिल, ए लिटिल, जैसे मैंने मीनिंग बता दिए हैं, अब इनको मीनिंग के हिसाब से आप खुद सेंटेंस बनाएं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, अगर मुझे गलती लगेगी मैं वहीं पे आपको बता दूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है लेस और फ्यूअर। अब स्टूडेंट्स, जो आपने कहानी पिछली 2 रूल्स की पढ़ी उससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे तो पक्का आने वाले हैं। इनमें भी कन्फ्यूजन बहुत होता है, ये आप ध्यान से देखिएगा। लेस जो होता है वो हमेशा हम काय के लिए यूज़ करते हैं, जब हम क्वांटिटी डिनोट करते हैं। और फ्यूअर, ये फ्यू नहीं है, दिस इज़ फ्यूअर, जब हम यूज़ करते हैं जब हमें नंबर शो करना हो। तो एग्जांपल्स देखिए, नो लेस देन 50 पर्सन्स वर किल्ड, यानी कम से कम 50 लोग मारे गए। तो यहाँ पर जब 50 आ गया, 50 क्या है, क्वांटिटी है कि नंबर है, 50 नंबर है, तो नो लेस देन की जगह यहाँ क्या आएगा, नो फ्यूअर देन 50 पर्सन्स वर किल्ड। दूसरा सेंटेंस देखिए, देयर आर नो फ्यूअर देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन द जग। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 50 था, यहाँ पर 5 है, कंफ्यूज नहीं होना, नंबर दोनों जगह है, पर यहाँ लीटर भी तो है गुरु। लीटर क्या होता है, लीटर एक क्वांटिटी है, किलोग्राम क्वांटिटी है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये मेजरिंग यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर फ्यूअर जब क्वांटिटी बता रहे हो आप, नंबर नहीं बता रहे, क्योंकि वाटर को काउंट नहीं कर सकते ना नंबर्स में, तो वो क्वांटिटी कैसे बताते हैं, लीटर्स में। तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूअर नहीं आएगा, क्वांटिटी के केस में आएगा लेस। देयर आर नो लेस देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन द जग। पॉज कर दें स्टूडेंट्स। अगले रूल में मैं आपको बताने वाला हूँ ओल्डर एंड एल्डर, ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ओल्डर, इन दोनों की पहचान बहुत सिंपल है। ओल्डर जब भी यूज़ होगा, ओ वाला ओल्डर, इसके बाद हमेशा देन लगेगा, ओल्डर देन। एल्डर के साथ कभी भी देन यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ओल्डर देन कब यूज़ होता है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बात करते हैं, जब हम किसी को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ओल्डर हमेशा कंपैरिजन में यूज़ होगा कि कोई किसी से कितना ज़्यादा बूढ़ा है या पुराना है, ओल्ड है, कंपैरेटिव डिग्री में, तो इसलिए हमेशा उसके साथ देन लगेगा। एल्डर में देन नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हम कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं, हम बस सिंपली बता रहे होते हैं कि ये जो है वो इसका बड़ा है, या बड़ा, एल्डर मतलब बड़ा, उम्र में बड़ा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जल्दी क्लियर हो जाएगा। राम इज़ एल्डर देन ऑल अदर बॉयज़ इन द क्लास। एल्डर है, एल्डर के साथ देन लगा है, गलत हो गया, एल्डर नहीं आएगा, ओल्डर देन। अब आप देखें, कंपैरिजन हो गया, और ऑल अदर बॉयज़ के साथ राम का क्या कंपैरिजन हो कि राम उनसे बड़ा है। अब हम सिंपल यहाँ बता रहे हैं कि सुरेश इज़ माई ओल्डर ब्रदर, सुरेश मेरा बड़ा भाई है। तो कंपैरिजन नहीं कर रहा है, वो बता रहा है कि ये मेरा बड़ा भाई है, एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है या सिंपली बता रहा है। तो यहाँ पर ओल्डर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, एल्डर आएगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ईदर और नीदर नॉर, या आइदर और एंड नाइदर नॉर, इनका यूज़ कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी 2 सब्जेक्ट ईदर और या नीदर नॉर से कनेक्ट किए जाएं, जोड़े जाएं,
तो वर्ब हमेशा नियर बाय सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, यानी वर्ब हमेशा जो पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली लगाया जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, ईदर रमेश और आई आर टू डू दिस वर्क। अब ईदर और से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हैं, कौन कौन से? एक हो गया रमेश और एक आई, दो सब्जेक्ट हो गए। या तो मैं काम करूंगा या रमेश काम करेगा, तो इसमें वर्ब जो है वो यहाँ पर है। इसके पास सबसे कौन सा सब्जेक्ट दिख रहा है? ये दिखाई दे रहा है। तो आई के साथ क्या आता है यहाँ पे? आर सही लग रहा है? नहीं, यहाँ पे आएगा एम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम टू डू द वर्क, क्योंकि पास वाले सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब को एग्रीमेंट में लेना है। अब इसी तरीके से देखिए दूसरा एग्जाम्पल, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज रीडिंग। अब नीदर नॉर से कनेक्ट किया है, दो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? एक हो गया ही और उसके फ्रेंड्स हो गए दूसरा सब्जेक्ट। तो वर्ब जो के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है? फ्रेंड्स, जो कि प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या इज आएगा? नहीं, यहाँ पे आएगा आर। अब ये सही हुआ, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर रीडिंग। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स अगला रूल हमारा क्या कहता है? जब भी दो सिंगुलर नाउन्स को आप एंड वर्ड के साथ कनेक्ट करते हो ना, और वो दोनों ही नाउन्स किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी एक चीज़ को, किसी एक क्रिया को, या किसी भी एक चीज़ के ऊपर, किसी भी एक काम के ऊपर तवज्जो दिला रहे हैं, अगर दोनों ही सिंगुलर नाउन, तो वर्ब जो उनके साथ लगेगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? अब भी आ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर बोथ आर सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड वर्ड। ब्रेड एंड बटर मेक अ गुड ब्रेकफास्ट। सही लग रहा है सेंटेंस? अभी क्या इसमें लिखा हुआ है? जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ कनेक्ट हो और किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो। अब ब्रेड एंड बटर दो सिंगुलर नाउन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट के बारे में। दोनों एक ही चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो मेक की जगह यहाँ पर क्या आएगा? ये एरर ये है, मेक्स, ये आएगा। ब्रेड एंड बटर, क्योंकि दोनों सिंगुलर नाउन्स के साथ बात तो एक ही चीज़ की हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, द कलेक्टर एंड डीएम इज ऑन लीव। कलेक्टर और डीएम साहब जो हैं वो लीव पर गए हुए हैं। दो सिंगुलर नाउन है, कलेक्टर भी और डीएम भी, दोनों क्या एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या? लीव पर गए हुए हैं। तो इसको कैसे कनेक्ट होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब से। तो क्या सिंगुलर वर्ब से कनेक्ट है? जी हाँ, कनेक्ट है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये वाला सेंटेंस आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि दोनों सिंगुलर नाउन हैं, कनेक्टेड हैं एंड से, और एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंगली सिंगुलर लगना चाहिए, तो हमने सिंगुलर लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो था मेरे ख्याल में काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। ये स्पॉटिंग एरर्स का तीसरा वीडियो है। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इसमें मैंने आपको इंसाइटफुल चीज़ें बताई हैं जो कि पूछे जाने वाली हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, जो रूल्स और वर्ड्स का यूसेज मैंने बताया है, इसके मतलब आपको बताए हैं, उन मतलब के हिसाब से खुद सेंटेंस बनाइए, खुद उनमें गलतियाँ निकालिए अगर हुई हैं, और अपने आप उन गलतियों को इरेडिकेट करने की कोशिश कीजिए। आपका सेंटेंस जो है एरर स्पॉटिंग एरर्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। और पिछले वीडियोस जो आपने नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर देखें, और मुझे बताएं कैसे लगे, क्या परेशानी आ रही है, वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना है उन तक ये चीज़ पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।